वेलकम बैक स्टूडेंट। देखो, अपने लास्ट लेक्चर में अपन स्टेटरी अपडेट देख रहे थे, जो कि जीएसटी के अंदर आपके इंस्टीट्यूट ने पोर्टल पे स्टेटरी अपडेट दिए गए हैं, उनको क्लास में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनके तो स्टेटरी अपडेट करा दिए थे। अब इससे आगे अपन जो बात करने जा रहे हैं एग्जम्पशन वाले चैप्टर्स की। तो एग्जम्पशन वाले चैप्टर में अपन बात करते हैं, ये कुछ एग्जम्पशंस के लिए उन्होंने कंसेप्ट दिया गया है कि जैसे सैटेलाइट लॉन्च सर्विस, पहले कुछ ही के लिए एग्जम्पशन हुआ करती थी, आज ये सभी के लिए एग्जम्पशंस आ गई। यानी सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज है, हर किसी के लिए एग्जम्प्ट होगा, हर किसी के लिए क्या रहेगी, एग्जम्प्ट रहेगी, सभी को इस पे एग्जम्पशन दी गई हुई है। तो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज कोई भी करे, सबके लिए एग्जम्प्ट है। पहले क्या था, स्पेस रिसर्च के लिए था, अंतरिक्ष के लिए था, इन्हीं के लिए हुआ करता था। आज कोई भी यदि सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है तो स्टूडेंट उसे एग्जम्पशन रहेगी। इसी के साथ साथ जो अपन ने देखा था वहां पर रिवर्स चार्ज के अंदर गवर्नमेंट की डेफिनेशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी की अपन बात कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, इन डेफिनेशन में से एक्सक्लूड कर दिया गया इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे यानी मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को बाहर कर दिया। इनके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज ही रहेगा और स्टूडेंट जैसे अपन बात करते हैं कि इनकी सर्विसेज अब टैक्सेबिलिटी के क्राइटेरिया में रहती है। तो ये उन्होंने कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी इंडियन रेलवे को आपके आउटसाइड कर दिया गया इस डेफिनेशन के साथ। तो जहां जहां आपके इंडियन रेलवे की बात आ रही है वो अब आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अब टैक्सेबल क्राइटेरिया में रख दी गई है। एक तरह से उसको टैक्सेबल करने जा रही है गवर्नमेंट, चाहती यही है, प्राइवेटाइजेशन की तरह से वो देख रही है कि क्यों ना अब अपन इसको टैक्सेबल गवर्नमेंट ना माने और टैक्सेबल इसको कर देंगे। इसके बाद आप ये छोटा सा स्टेटरी अपडेट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी by way of water supply, public health, sanitary conversion, solid waste management और slum improvement and upgradation। यदि गवर्नमेंट को कर रहे हैं ये काम, यदि ये काम हम किसको कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कर रहे हैं, तो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। लेकिन गवर्नमेंट के अलावा किसी और पर्सन को कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल को कर रहे हैं, तो टैक्सेबल होगा। यानी वाटर सप्लाई हम किसको कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कर रहे हैं तो एग्जम्प्ट है, और यदि प्राइवेट हॉस्पिटल को कर रहे हैं तो टैक्सेबल होगा। ये इस तरह से कह रहा है। वाटर सप्लाई है, पब्लिक हेल्थ है, सैनिटरी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो यदि ये गवर्नमेंट को कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ, तो इस तरह से आपके दी जा रही है, फुली एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट अथॉरिटी के अलावा है तो फिर टैक्सेबल आपके रहेगा। तो ये आपके स्टेटरी अपडेट में आपके ऐड किया गया है, जो कि मैंने आपको स्टूडेंट अभी ये कवर कर लिया। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर अभी इन्होंने जो अपडेट दिया गया है उसको अपन यहां पर कवर करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ अपन बात करें, पहले अपने आ रहा है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में भी यहां पर एक स्टेटरी चेंज दिया गया जो कि काफी अच्छा चेंजेज है। देखो अपन बात करते हैं क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस देयरऑफ, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जिसके ऊपर बात करें, जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट या जैसे दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बना है NE4 दिल्ली मुंबई, जिसमें आपको दिल्ली आने जाने में बहुत कम टाइमिंग, 2 आवर्स में आप दिल्ली कवर कर लेते हो। तो ऐसे केस में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस हाइब्रिड एन्युटी मोड दिया गया, हाइब्रिड एन्युटी मोड दिया गया। इस केस के अंदर दो चीजें होंगी। तो इस केस में आपके टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगी जीएसटी के लिए, तो यहां पर एक कि काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, 10-15 सालों के प्रोजेक्ट होते हैं। तो अंडर द हाइब्रिड एन्युटी मोड
National Highway Project या National Highway Authority of India constantly has to construct the new road and provide the operation and maintenance of the same, which is generally over a period of 15 to 17 years. And the payment of same is spread over the year. What is the time of supply for the purpose of payment of tax on the said service under the HAM model? तो उसी के लिए अपन बात करते हैं. तो मैंने शॉर्ट में पूरा क्रक्स लिख रखा है, आपको समझने में इजीली रहेगा. हाइब्रिड एन्युटी मोड HAM, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के जो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं 15 साल 17 साल के लिए आपके लिए गए हैं, जो कि न्यू रोड बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाईवे, जो कि न्यू रोड बना रहे हैं, तो ये आपके सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये आपके 15 टू 17 ईयर के प्रोजेक्ट आपके आ रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वो उनको जो बना रहे हैं उन रोड्स को मेंटेन भी करेंगे, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट को मेंटेन भी करेंगे. तो दिस द कवर्ड इन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस. ये किसमें कवर हो रहा है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर्ड होगा. पेमेंट इज मेड स्प्रेड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन इंस्टॉलमेंट में इसको लिया जाएगा. और जब इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा तो स्टूडेंट इस केस में यहां पर अपन बात करते हैं, जब हम इसे इंस्टॉलमेंट में बात करें तो इंस्टॉलमेंट और एन्युटी पेबल बाय NHAI टू द कंसेशनरी आल्सो इंक्लूडिंग सम इंटरेस्ट, जो कि वैल्यू सप्लाई में ऐड कर दीजिएगा, वैल्यू सप्लाई में ऐड कर दीजिएगा. तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड कर लिया जाएगा टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई में, ऐड कर दीजिएगा 15 टू डी के साथ, 15 सबसेक्शन 2 डी के साथ उसे इंक्लूड करने की बात को बताता है. लेकिन अभी अपन इसमें देख रहे हैं कि आपके टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे. तो HAM कॉन्ट्रैक्ट में हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें, टाइम ऑफ सप्लाई HAM कॉन्ट्रैक्ट में तो ये कह रहा है वेदर इनवॉइस इज इशू ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इवेंट. डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट जो अपन पहले ही अपन जैसे बात कर चुके हैं, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट या फिर डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट विच इज अर्लियर. लेकिन यदि अपन बात करते हैं कि हमने इनवॉइस रेज नहीं किया और आपके इवेंट कंप्लीट हो गया, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ द सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट ये आपको मैंने करवा रखा है, उसी पैटर्न पे आपको इसको लेना है. तो HMA कॉन्ट्रैक्ट में कह दिया गया वेदर इनवॉइस इज इशू ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इवेंट. तो टाइम ऑफ सप्लाई उस केस में जाएगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट विच इज अर्लियर. लेकिन अपन बात करते हैं नो, तो ऐसे केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर. तो ये आपके पूरा का पूरा यहां पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा. तो ये इन्होंने कहा अंडर द हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट द हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर अंडर द डिजाइन करेगा, बिल्ड करेगा, ऑपरेट करेगा, ट्रांसफर मॉडल एंड ट्रांसफर. ये आपके मॉडल तैयार हो रहा है. Where the concessionary is required to undertake new construct of highway as well as operation and maintenance, दोनों काम करेगा of highway project. The payment term for the construction portion as well as O&M operations of the contract are provided in the agreement between the National Highway Authority of India and the HAM contract is a single contract जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवे. द पेमेंट टर्म so stage that the consignee is held accountable for the repair and maintenance of highway as well. Contract need to be looked at the holistically based on the service to be performed by the concessionary and cannot be artificially split into the separate contract for the construction and operation and maintenance base of the payment. The concessionary is bound to
contractually to complete not only the construction of the highway but also operate and maintenance the same. बनाने के साथ साथ उसका मेंटेनेंस भी करना है, बनाने के साथ साथ उसको कंप्लीटली उसका मेंटेनेंस भी आपको टाइम टाइम रख करके रखना है। तो इस केस में यहां पर बात करते हैं HAM contract, the payment is made spread over the contract period in installment, and payment of such installment is to be made after the specific date period on completion of the event specified in a contract. The same appear to covered under the continuous supply of service. Clarify that tax liability of the considering under the HMA contract include the construction portion would arise at the time of issue of the invoice or receipt of the payment, whichever is earlier मैं लिखवा दिया. If the invoice is issued on or before the specified date or date of completion of event is specified in a contract as applicable. If invoice is not issued on or before the specified date or date of completion of event is specified in a contract, तो tax liability would be arise date of provision of the said service or due date of payment as per the contract या फिर date of receipt of the payment whichever is earlier. और जो installment पे interest आ रहा है by payable by NHAI to the concessionary also include same interest component. Interest shall also be included in the taxable value for the purpose of payment of tax annuity installment in view of the provision section 15(2)(d) जो कि अपन ने वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करने के लिए बताता है। तो आपको इतना नहीं पढ़ना स्टूडेंट, ये मैंने पूरा क्रक्स आपके यहाँ लिखवा दिया, आप ये पढ़ लेना। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है जो 15 to 17 ईयर का हो रहा है, जिसके अंदर क्या कर रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाईवे यानी न्यू रोड बना रहा है, साथ साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाईवे O&M, जो कि क्या बात कर रहा है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात कर रहा है O&M ऑफ हाईवे, OM ऑफ हाईवे। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में है, पेमेंट मेड स्प्रेड ओवर ए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन ओवर ए पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट, और जो इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट जो आया है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा, और टाइम ऑफ सप्लाई जो निकाली जाएगी वो इसी तरह से निकाली जाएगी वेदर द इनवॉइस इज इशू ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इवेंट, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट, इस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई में आ जाएगा। स्टूडेंट क्लियर हो गया ना ये? तो ये थ्योरी आपको मैंने पूरा क्रक्स वहीं पे लिखवा दिया। अब आते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके ऑनलाइन गेमिंग है, कैसीनोज हैं, तो इनको इन्होंने क्या कर लिया गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया, एक्शनेबल क्लेम में कर लिया। और गुड्स के लिए तो जीएसटी का पेमेंट कब करना होता है स्टूडेंट? गुड्स के लिए तो जीएसटी का पेमेंट आपको तब करना होता है जब वो अमाउंट आपके रिसीव होने से नहीं है, इनवॉइस इशू करेगा तब डेट को लेके चलते थे। लेकिन यहां उन्होंने कहा यदि आपने एडवांस में अमाउंट लिया भी है तो भी जीएसटी का पेमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट आ जाएगी, रिसिप्ट पे भी जीएसटी देना होगा पर्टिकुलर इन गुड्स के लिए। तो टैक्स टू बी पेड ऑन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, टू बी पेड ऑन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ सप्लाई बाय द सप्लायर। तो अर्लियर इश्यू टू एग्जेम्प्ट ऑल registered person from the required of payment of tax at the time of receipt of the advance in case of supply of goods, provide for the payment of tax in such case time of supply,
तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023, अब ये स्पेसिफाइड एक्सटेंडेबल क्लेम ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में कवर कर लिया और उस पर टैक्स कैसे देना है। रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई स्पेसिफाइड एक्सटेंडेबल क्लेम, दिस वन सेट एग्जम्पशन so that in case specified accident claim that the tax can be paid at the time of receipt of the payment of such supply by the supplier। तो ये मैंने आपको क्लास में भी करा रखा है। देखो मैं आपको बताता हूं क्लास का। देखो अपन ने ये देखा था क्लास के अंदर, मैंने आपको करा रखा है। देखो टैक्स टू बी पेड ऑन स्पेसिफाइड एक्सटेंडेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्सटेंडेबल क्लेम चैप्टर 2 में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें कौन कौन से थे, बैटिंग है, कसिनो है, गैम्बलिंग है, हॉर्स रेस है, लॉटरी है, ऑनलाइन मनी गेमिंग, गुड्स। जैसे गुड्स के केस में मैंने कहा कि आपके 15 नवंबर 2017 को आपके क्या आ गया था, नोटिफिकेशन आ गया था कि आपको एडवांस में यदि अमाउंट रिसीव होता है, इस पर जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल आपको जीएसटी का पेमेंट करने के लिए टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। लेकिन जब ये स्पेसिफाइड एक्सटेंडेबल क्लेम के अंदर यदि एडवांस में आपको पैसा मिलेगा तो भी जीएसटी देने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ये एक तरह से सर्विस की तरह डील किया गया है। रखा गुड्स में मैंने आपको बताया था, लेकिन डील किया है सर्विस की तरह। इसको इन्होंने यहां पर डील कर दिया, सर्विस की तरह इन्होंने यहां पर डील कर दिया गया है स्टूडेंट। तो ये आपके इन्होंने कंसेप्ट आपके बताए गए। अब इन्होंने यहां पर आईटीसी के चैप्टर में भी स्टैट्यूटरी अपडेट दिए गए, तो अपन आईटीसी के चैप्टर के स्टैट्यूटरी अपडेट देखते हैं। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट में अपन कुछ आईटीसी को क्लेम करने के लिए क्लेरिफिकेशंस आए हुए हैं, उनको अपन देखते हैं। इसमें पहला क्लेरिफिकेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ वारंटी, जो चैप्टर 2 में पढ़ा था, वारंटी एंड रिप्लेसमेंट, warranty and replacement of parts, repair service during the warranty period issue. There are cases where the original equipment manufacturer OEM offer warranty for goods supplied by him to customer, provide replacement of goods, its parts and repair service to customer during the warranty period without separately charge any consideration at the time of such replacement of such warranty। तो ये कोई exempt सप्लाई नहीं है, दिस इज टैक्सेबल सप्लाई और एक कंपोजिट सप्लाई के रूप में दी जा रही है। तो इसके ऊपर मैन्युफैक्चरर को आईटीसी मिल जाएगा जो रिपेयर पे पार्ट्स यूज कर रहा है। Whereas case the manufacturer is required to reverse input tax credit in respect of such replace of the goods its part एज द केस में, तो रिक्वायर्ड नहीं है उसे रिप्लेस करने की। तो अपन देखो यहां पर बात करते हैं क्लेरिफिकेशन। इन सच केस वैल्यू ऑफ ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइड अलोंग विद द वारंटी बाय मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर इंक्लूडिंग लाइकली कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, दिस द कंपोजिट सप्लाई, सप्लाई के रूप में टैक्सेबल हुई थी एज कंपोजिट सप्लाई। तो जीएसटी तो हमने दिया ही था ना, तो ऐसे केस में सप्लाई कैन नॉट बी कंसीडर एज ए एग्जम्प्ट सप्लाई, नहीं मान जाएगी। तो नॉट रिक्वायर्ड टू आईटीसी, तो उसमें आईटीसी इज अवेल्ड। द मैन्युफैक्चरर हु प्रोवाइड द रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स इट्स पार्ट, द केस में बी रिपेयर सर्विस टू बी कस्टमर ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड, नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स आईटीसी, यानी मैन्युफैक्चरर को आईटीसी मिल जाएगा। Manufacturer not required to reverse आईटीसी, तो उसको आईटीसी रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट अपन बात करते हैं सेकंड केस, वेदर द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड रिप्लेसमेंट पार्ट्स टू कस्टमर एज पार्ट ऑफ वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर, वेदर द डिस्ट्रीब्यूटर वुड बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी।
इन रेस्पेक्ट ऑफ द सच रिप्लेसमेंट ऑफ नो। देखो इस केस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर वुड बी रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स। जब आपके वो अपना खुद का पार्ट या स्टॉक यूज कर रहा है तो आपको ध्यान होगा वो इनवॉइस रेज करेगा या डेबिट नोट देगा। तो ऐसे केस में वहां पर जब इनवॉइस रेज करा है, डेबिट नोट रेज करा है, तो उसे आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। देयर में केस 4, अब अपन इस केस में बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड द रिप्लेसमेंट पार्ट्स टू द कस्टमर एज ए वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर। पहले केस में वो खुद का स्टॉक यूज कर रहा है, यूजिंग हिज स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूटर है, यूजिंग स्टॉक या परचेज करके दे रहा है, तो ऐसे केस में वो इश्यू करेगा इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस फॉर सेट सप्लाइड बाय हिम। तो उस केस में इन सच केस जीएसटी वुड बी पेबल बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। जीएसटी वुड बी पेबल by distributor on said supply to the manufacturer। तो manufacturer would be entitled, तो manufacturer को ITC मिल जाएगा to avail ITC subject to other condition CGST Act 2017 की जो है फुलफिल कर दे। नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी, उसको कोई रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर को मैन्युफैक्चरर को पूरा आईटीसी मिलेगा। देयर मे बी केस वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रेज ए रिक्वेजिशन टू द मैन्युफैक्चरर फॉर द पार्ट्स टू बी रिप्लेस्ड बाय हिम अंडर द वारंटी एंड द मैन्युफैक्चरर देन प्रोवाइड द सेट पार्ट एज टू डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द पर्पस ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द कस्टमर एज ए पार्ट ऑफ वारंटी। तो अब इस केस के अंदर उसने रिप्लेसमेंट कर रहा है पार्ट्स का, तो मैन्युफैक्चरर इज प्रोवाइडिंग सच पार्ट्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द कस्टमर ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड विदाउट सेपरेटली चार्जिंग एनी कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ सच रिप्लेसमेंट। नो जीएसटी इज पेबल ऑन सच रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट्स बाय द मैन्युफैक्चरर। फिर भी रिवर्सल की जरूरत नहीं है। नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द पार्ट सो रिप्लेस बाय द डिस्ट्रीब्यूटर अंडर द वारंटी। नो रिक्वायर्ड रिवर्सल ऑफ आईटीसी, क्योंकि ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के साथ आपके दे रहा है तो कोई रिवर्सल की जरूरत नहीं है। There may be case where the distributor replace the parts to the customers under a warranty out of the supply already received by him from the manufacturer and the manufacturer issue the credit note। ओहो credit note issue कर दिया, तो credit note issue कर दिया तो रिवर्सल करना है। credit note issue हुआ तो रिवर्सल होना ही होना है, तो रिवर्सल the ITC avail against the said replaced parts। There may be case where the distributor replace the goods or its part to the customer under the warranty by using his stock and then raise a requisition to the manufacturer for goods or parts as case may be। Manufacturer then provide the said goods or parts as case may be to the distributor for the delivery challan without separately charging any consideration at the time of such replacement in case no GST is payable on such replacement of the goods the parts as case may be। further no reversal of ITC is required, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई है तो कोई रिवर्सल की जरूरत नहीं है। नो रिवर्सल। ITC is required।
by the manufacturer in respect of goods or parts as case may be, so replacement the distributors. Where the distributor provided a repair service in addition to replacement of the parts or otherwise, customer without any consideration as part of warranty on behalf of the manufacturer, but charge the manufacturer for such repair service either by way of issue of tax invoice या फिर डेबिट नोट। फिर तो भैया सप्लाई है, सप्लाई तो आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा। Whether ITC is available on such activity? Yes. In such scenario, there is a supply of service by the distributor and manufacturer is the recipient. So supply of the repair service in accordance with the provision of the section, this one. Hence the GST would be payable on such provision of the service. तो GST उस पे पे करना पड़ेगा। GST पे करोगे तो ITC मिलेगा by the distributor to the manufacturer and the manufacturer would be entitled to avail the ITC, would be entitled avail to ITC, ITC मिलेगा। जब GST पे कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर तो ITC मिलेगा। Manufacturer would be entitled. The same subject to condition of the CGST Act 2017. Clarification on the time limit under section 16 subsection 4 of the CGST Act 2017 in respect of RCM supply received from unregistered person। जो अपने unregistered person से सप्लाई ली तो हमें अनरजिस्टर्ड पर्सन का आपको पता है 95 के अंदर रिवर्स चार्ज में अपन को टैक्स पे करना पड़ता है, और जब अपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर दिया तो अपन उसका आईटीसी क्लेम कर लेते, तो उसके लिए ये प्रोविजन लाया गया क्लैरिफिकेशन के लिए। इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर वेयर टैक्स हैज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट अंडर द रिवर्स चार्ज, और रिसिपिएंट आरसी में टैक्स पे करना है वेयर इनवॉइस इज टू बी इश्यूड बाय द रिसिपिएंट of the supply is accordance with the section 31(3)(f) CGST Act 2017, the relevant financial year for the calculation of time limit for availing the input tax credit under the provision of section 16 subsection 4 of CGST Act 2017 will be the financial year in which the invoice has been issued by the recipient under section 31 subsection 3(f) of CGST Act, subject to payment of tax on the said supply by the recipient and fulfill of other condition and restriction of the section 16 or 17 CGST Act 2017. In case recipient issue invoice after the time of supply of the said supply and pay tax accordingly, he will be required to pay interest on such delay interest on tax. Further, in cases delay issue of the invoice by the recipient, he may also be liable penal action under the provision of section 122 of CGST Act 2017 तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बताता है। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी और डक्ट एंड मैनहोल्स यूज इन नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं। तो एक तरफ ये प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है और ये प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है, तो इनका आईटीसी हमें मिल जाएगा। तो ये आप यहां से पढ़ लो, ये पढ़ लो। इन व्यू ऑफ द एक्सप्रेशन सेक्शन 17 CGST Act 2017 appear that duct and manhole are covered under the plant and machinery.
They are used as a part of OFC network, making outward supply of transmission of telecommunication signals from one point to another. So accordingly clarify that the availment of ITC is not restricted in respect of the duct and manholes used in network optical fiber OFC either under clause this one. तो देखो अपन मैं सिंपल सा वर्ड में लिख देता हूं, तो देखो स्टूडेंट मैंने शॉर्ट में पूरा का पूरा बना दिया आपके लिए। डक्ट एंड मोल्ड मैनहोल्स यूज इन नेटवर्क ऑफ OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। OFC का मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये एक तरह से प्लांट एंड मशीनरी का ही पार्ट माना जा रहा है, तो हमें प्लांट एंड मशीनरी में कवर कर लिया, तो इनका ITC आपको मिल जाएगा क्योंकि दे आर यूज एज ए पार्ट ऑफ OFC नेटवर्क फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ITC इज अवेल, ITC इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, तो ITC का ब्लॉक रेट में नहीं जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, उनका ITC आप अवेल कर सकते हो। तो इस केस में अपन कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन का तो नहीं मिलेगा, तो इस केस में उसका ITC मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इसने कहा अकॉर्डिंग क्लैरिफाई दैट द अवेलमेंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड in respect of such duct and mode used in the network of the optical fiber cables either under clause this one, आपके उसका ITC मिल जाएगा, यानी ब्लॉक रेट में नहीं है, ब्लॉक रेट से बाहर है, ब्लॉक रेट से बाहर हो गया। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में, आप देखोगे ये छोटे छोटे अमेंडमेंट है। क्लास में क्या रहता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया। तो यानी ऑनलाइन मनी गेमिंग है, प्लेस आउटसाइड ऑफ इंडिया से यदि इंडिया में कोई क्या कर रहा है, गेम खिला रहा है, तो उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा सेक्शन 24 में। तो एवरी पर्सन सप्लाई ऑनलाइन गेमिंग, जो भी ऑनलाइन गेमिंग करा रहा है उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। इसके बाद देखो यहां पर आता है रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट of physical verification of the business premises done away with। तो यानी पहले क्या था कि फिजिकल आधार ऑथेंटिकेशन कराते जब तो ठीक है, यदि आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते थे तो वहां पर प्रॉपर ऑफिसर आपके प्रेमिसेस पे जाता था 30 डेज के अंदर और जाकर वहां पर एप्लीकेंट से पहले मिलता था। अब उन्होंने कहा ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यदि एप्लीकेंट फिजिकली वेरीफाइड एप्लीकेंट आप नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है, वो उसका नंबर दे सकता है। तो नॉट ऑप्ट आधार ऑथेंटिकेशन, जिसने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है, तो अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। तो अब उसे कोई फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वहां उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वहां उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये वाला मैंने आप क्लास में करा रखा है आपके, लेकिन कोई इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके। इसके बाद अपन बात करते हैं यहां पर जो आपको मैंने बता रखा है कि पहले 45 डेज का आपके एसएम में लिखा हुआ है कि आपको बैंक डिटेल 45 दिन के अंदर अपडेट करनी होती थी। अब ये टाइमिंग घटा के 30 दिन कर दिया गया है, 30 डेज कर दिया गया है। तो डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय एप्लीकेंट विद इन दी 30 डेज। कितने दिनों में करनी होगी? विद इन द 30 डेज। ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन या बिफोर फाइलिंग ऑफ GSTR 1 या IFF। तो 30 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, पहले 45 डेज का टाइमिंग है आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हो, अब ये 30 डेज हो गया। ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन और बिफोर फाइलिंग ऑफ GSTR 1 या IFF 1 व्हिच आई वाज अर्लियर।
लेकिन यदि आपके 30 दिन हो गए, आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो आपका नंबर है अपने आप क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ द फेलियर टू फर्निश द डिटेल ऑफ वैलिड बैंक अकाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ऑटोमेटिकली रिवोकेशन ऑफ द फर्निशिंग द सेड डिटेल, ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ फर्निशिंग द सेड बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये इस केस में आपके बता रहा है, यानी यहाँ एआई काम कर रहा है। जैसे आपने बैंक डिटेल अपडेट करी, अपने आप आपका रजिस्टर नंबर वैलिड हो जाएगा, नहीं तो वो सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। यदि 30 दिनों के अंदर आपने बैंक डिटेल अपडेट नहीं करी तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, यानी जीएसटी नंबर सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको अपडेट कर दोगे, जैसे ही आप उसको अपडेट कर दोगे, आपका नंबर इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली रिवोकेशन दे दिया, जो एआई बेस पे काम कर रहा है। ये भी मैंने आपको क्लास में करा रखा है, डिटेल से आपको करा रखा है। स्टूडेंट, ये एक चेंजेज आया, उस चेंजेज का तो मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि पहले आपके जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते थे तो रिवोकेशन के लिए 30 दिन का टाइमिंग दे रखा है आपके स्टडी में। लेकिन अब ये मैंने कहा कि टाइमिंग बढ़ाकर 90 और 180 डेज में कवर कर दिया गया है। पहले आपको रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर्ड पर्सन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द रिवोकेशन, यानी जब रजिस्टर्ड नंबर कैंसिल कर दिया तो उसको लगता है भाई मेरे को तो बिजनेस करना है, तो वो कहां भागेगा, प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा। और 90 दिन हो गए, 90 डेज हो गए, 90 डेज, तो रजिस्टर्ड पर्सन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में आपको रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगानी है विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 दिनों के अंदर, विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज from date of service of the order of the cancellation of the registration, of the order of the cancellation. Reason to be recorded in the writing, reason to be recorded in the writing by the commission or an officer authorized by him not below the rank of the GC या एडिशनल कमिश्नर, यानी जो भी आपके पर्सन है वो जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर से ब्लो रैंक का नहीं होना चाहिए। फॉर फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज, यानी 180 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं होगा, यानी वो टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन एक जो टाइम लिमिट बढ़ाया गया है वो 180 दिन से ज्यादा नहीं होगा। टाइम लिमिट जो एक्सटेंड किया जा रहा है वो 180 डेज से ज्यादा नहीं होगा। तो जो टाइम लिमिट एक्सटेंड हुआ है वो 180 डेज से ज्यादा नहीं होगा स्टूडेंट, ये चीज आपके बता रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। रिवोकेशन का काफी बार आता है, तो मैंने इंपॉर्टेंट डाल रखा है। रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी जब प्रॉपर ऑफिसर आपके सर्टेन आप डिफॉल्ट करते थे, याद है, तो प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता था कि आपने टाइम से रिटर्न नहीं लगाई, है ना, रेगुलर आपके तो 6 महीने की रिटर्न नहीं लगाई, जिन्होंने क्यूआरएम पे स्कीम रखी 3 मंथ्स की रिटर्न नहीं लगाई, या फिर जो डिक्लेयर प्लेस पे है वहां बिजनेस नहीं करके और कहीं बिजनेस कर रहा है, इनवॉइस इशू कर रहा है जबकि सप्लाई नहीं कर रहा है, सप्लाई कर रहा है लेकिन इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है ना। जीएसटीआर 4 जो कंपनी स्कीम डीलर है उसको फाइल करनी थी, लेकिन 3 महीने हो गए उसने जीएसटीआर 4 नहीं लगाई, तो प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है, लेकिन अब आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको बिजनेस करना है, तो आप इस केस में बिजनेस को इस तरह से करोगे। तो इसमें रजिस्टर्ड पर्सन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद इन ए पीरियड ऑफ 90 days from the date of service of the order of the cancellation of the registration. Reason to be recorded in the writing by the commissioner or an officer authorized by him not below the rank of the additional and joint commissioner for further period not exceeding the 180 days, जो कि 180 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। फिर इसके बाद OIDR सर्विस के लिए कहता है कि आपको कंपल्सरी रजिस्टर नंबर लेने की रिक्वायरमेंट आएगी। Simplified registration scheme for the a person supplying OIDR service from a place जो कि outside of India से non taxable online recipient also made application for a person supplying ऑनलाइन मनी गेमिंग। मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑनलाइन मनी गेमिंग को भी कंपल्सरी रजिस्टर नंबर लेना होगा। किसके साथ रख दिया उन्होंने, OIDR के साथ रख दिया कि जैसे OIDR सर्विस ऑनलाइन आपके जो सर्विस आउटसाइड ऑफ इंडिया से यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है नॉन टैक्सेबल पर्सन की तरह, वैसे ही उसको यहाँ पर जीएसटी के रूप में रजिस्ट्रेशन लेते हुए आपको काम करना होगा। ये हमारे इस केस में बता रहा है। इसके बाद आपके एक और चेंजेज आया
कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ पार्टिसिपेंट है, तो पहले सर्विस प्रोवाइडर तो 10 लाख और 20 लाख, 10 लाख और 20 लाख, 10 लाख और 20 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन उठा सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर। गुड्स वाले के लिए नहीं थी, गुड्स वाले को मैंडेटरी जीएसटी नंबर लेना पड़ता था। अब उन्होंने यहां पर गुड्स के केस में भी 10 लाख और 20 लाख की यहां पर बेसिक एग्जेम्पशन का कंसेप्ट दे दिया। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ अपना गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन जोड़ दी। कंडीशन क्या जोड़ी कि आपको विद इन द स्टेट ही बिजनेस करना है, एक स्टेट के अंदर काम करना है। पहली चीज, एक स्टेट में काम करना है और विद इन द स्टेट ही काम करना है, इंटर स्टेट नहीं करना, विद इन द स्टेट। जैसे मैं राजस्थान है तो राजस्थान में सप्लाई करनी है, और एक राजस्थान में करना है और दूसरे स्टेट्स में नहीं करना। और मेरे पास वैलिड पैन नंबर इश्यू कराना होगा, मुझे इसके लिए वैलिड पैन नंबर इश्यू कराना होगा, तो ही स्टूडेंट मुझे यहां पर बेसिक जो 10 लाख 20 लाख का एग्जेम्पशन है वो अवेलेबल हो जाएगा। किसको? जो कि गुड्स की भी सप्लाई कर रहे हैं बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, अनरजिस्टर्ड पर्सन विथ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट परमिटिंग टू सप्लाई गुड्स थॉट ई कॉमर्स ऑपरेटर। स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स thought them by unregistered person. So such person shall not make any interstate supply of goods. Such person shall not make supply of goods thought e-commerce operator in more than one state and union territory. Such person shall be required to have been PAN issue under the Income Tax Act 1961. ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बता रहा है। ये आपके इसमें बता रखा है कि उसे पैन नंबर देना होगा, अपना एड्रेस बताना होगा, ये नॉर्मल चीजें हैं। स्टेट जिस भी स्टेट में कर रहा है कि उसी एक स्टेट में वो बिजनेस कर सकता है, दूसरे स्टेट में वो बिजनेस नहीं कर सकता। अब आता है टैक्स इनवॉइस और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के रिगार्डिंग स्टेटरी अपडेट। ये भी मैं आपको क्लास में करा चुका हूं कि पहले आपके बुक्स में लिखे हुए 10 करोड़, कब से? 17 and 18 ऑनवर्ड। ये लिमिट अब कितनी हो गई? 5 करोड़। कितनी हो गई? 5 करोड़। कब से? 17, 18 ऑनवर्ड। एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर 5 करोड़ या उससे कम का टर्नओवर तो रिक्वायर नहीं, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो ऐसे केस में आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगा। ई इनवॉइसिंग आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। ये आपके स्टेटरी अपडेट के अंदर आ गया है। ई इनवॉइसिंग अब आपके मैंडेटरी हो जाएगा। ये देखिएगा स्टूडेंट, ई इनवॉइसिंग के लिए इस तरह से आपके बताता है यहां पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU रजिस्टर्ड सोनली फॉर द पर्पज ऑफ द डिडक्शन ऑफ टैक्स इट सोर्स एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51। यानी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिया गया है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेती है। तो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है आपकी, तो गवर्नमेंट सेक्शन 51 रजिस्टर्ड है, तो ई इनवॉइसिंग उसे रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो ई इनवॉइसिंग उसे भी यहां पर रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो ये चीज आपके इसमें बता रहा है स्टूडेंट। इसके बाद अपन आते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर आपके आया क्लेरिफिकेशन ऑन चार्जिंग ऑफ द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 इन केस ऑफ रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ IGST क्रेडिट एंड रिवर्सल ऑफ रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ IGST, आउटपुट IGST जो भी आप कह रहे हैं। तो जैसे अपन बात करते हैं इनपुट IGST का, CGST का, SGST का यूज करके अपने डिफरेंस आता है, वो GST पेबल आता है। तो इंटरेस्ट लगेगा इस वाले अमाउंट पे। यानी यहां पर उन्होंने कह दिया कि IGST के लिए हम यहां पर CGST और SGST का भी इनपुट यूज कर सकते हैं। तो ये तो कह दिया कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और उसमें अपन ने इस चीज को किया गया है। तो यही चीज इस केस में आपके बताता है। तो इन्होंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए उन्होंने बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसे अपन बात करते हैं ITC, IGST का पेमेंट करने के लिए IGST का इनपुट यूज हो जाएगा।
सीजीएसटी का इनपुट भी यूज हो जाएगा और एसजीएसटी का इनपुट है वो भी आपके यूज कर लिया जाएगा। तो वो हमें यहां पर यूज करने के लिए आपके बताता है। तो इसे आपके यहां पर कवर किया गया है। इस तरह से अपन बात करते हैं यहां पर, दस केस IGST credit has been wrongly availed and subsequently reversed on the certain date, there will not be any interest liability under section 50 subsection 3 during the time period starting from such availment and up to such reversal. Balance ITC in the electronic rate ledger under the hand of IGST, CGST, SGST taken together has never fallen below the amount of such wrongly availed the ITC. तो आप ये सारे सफिशिएंट अमाउंट को यूज करके फिर उसके बाद जो बैलेंस बचता है ना उस पे हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। जो बैलेंस अमाउंट बचेगा स्टूडेंट उस पे आपको इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट बताता है। अब क्रेडिट ऑफ कंपनसेशन सेस, जो कंपनसेशन सेस का क्रेडिट है वो सिर्फ कंपनसेशन सेस का पेमेंट करने में ही यूज होगा। तो मैंने लिख रखा है जैसे सीजीएसटी 14%, एसजीएसटी 14%, 22% सेस। तो सेस कैन बी यूटिलाइज ओनली पेमेंट ऑफ द सेस। सेस का यूज सिर्फ और सिर्फ यहां पर सेस का पेमेंट करने में यूज करना है। सेस का यूज कंपनसेशन कैन बी यूटिलाइज ओनली टुवर्ड द पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ टैक्स। टैक्स का पेमेंट करने में ही उसे यूज करना होगा। तो ये चीज आपके इसमें बता रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो टीसीएस में छोटा सा अमेंडमेंट आया है। TCS में डिटेल ऑफ TCS फर्निश्ड बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू बी ओनली रजिस्टर्ड सप्लायर, ओनली टू बी रजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विस एंड नाउ अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स। दोनों को ई-कॉमर्स ऑपरेटर के साथ आपको पता है 10 लाख 20 लाख का दे दिया कि वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के साथ अब क्या करता है, बिना जीएसटी नंबर लिए भी बिजनेस कर सकता है। स्टेटरी अपडेट रजिस्ट्रेशन में कराया था। आर अलाउड टू मेक सप्लाई थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर till the time their turnover does not exceeding the prescribed threshold limit. Clearly bring out TCS furnished by e-commerce operator in form GSTR 8 shall be made available only registered supplier, as the supply by the unregistered person do not attract TCS। तो ये उन्होंने कह दिया कि जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है GSTR 8 के अंदर जो TCS कलेक्ट कर रहा है, सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस की अपन बात कर रहे हैं, तो उन्हें यहां पर टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। No need to collect, no need TCS। इस तरह से रिटर्न वाले चैप्टर में आते हैं। लास्ट जो आपका रिटर्न वाला चैप्टर है उस पर अपन आते हैं स्टूडेंट्स। तो रिटर्न वाले की चैप्टर इसके अंदर अपन बात करते हैं। एडिशनल केस प्रेस्क्राइब्ड वेयर इन ए रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार फ्रॉम द फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 और IFF। तो आपको पता है कि जब आपने यदि बैंक अकाउंट 30 दिनों तक नहीं फर्निश किया तो आप GSTR 1 लगाने से डिबार हो जाओगे, आप IFF फाइल नहीं कर पाओगे। तो newly insert clause है, a registered person to whom an intimation has been issued on the common portal under the provision this one। तो ऐसे केस के अंदर आपके इंटीमेशन आपके दिया जा रहा है 88D के अंदर कि आपका क्या है, मिसमैच आ रहा है ITC, जो आपने एक्सेस ITC क्लेम कर दिया पेड और रिप्लाई, या तो आप
आप पेमेंट कर दो, या तो आप उसका पेमेंट कर दो या उसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दो, या फिर आप उसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दो। तो यदि ये रिप्लाई मैच हो जाएगा तो ऐसे केस के अंदर आप GSTR 1 लगा सकते हो, अदरवाइज GSTR 1 या IFF फाइल नहीं कर सकते। दूसरा केस था कि आपको विद इन द 30 डेज के अंदर बैंक अकाउंट को अपडेट करना होता है पोर्टल पर। पहले 45 डेज था, अब ये रिड्यूस होकर 30 डेज हो गया। यदि 30 दिनों के अंदर आपने बैंक अकाउंट को डिटेल को अपडेट कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो आप GSTR 1 या IFF फाइल नहीं कर पाओगे। GSTR 1 या स्टूडेंट आप IFF फाइल नहीं कर पाओगे। फिर इसके बाद ये कहता है मैनर टू डीलिंग विद डिफरेंस इन ITC अवेल इन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कंटेन द डिटेल ऑफ ITC एंड दैट अवेल इन द रिटर्न प्रेस्क्राइब्ड न्यू रूल 88D इंट्रोड्यूस। तो इस केस में आपके बता रहा है। तो GSTR 2B क्लेम, GSTR 3B एक्सेस ITC क्लेम ऑटो जनरेटेड स्टेट के साथ आपके आ रहा है, तो या तो आपको पेमेंट करनी होगी या उसका रिप्लाई लगाना होगा 7 दिनों के अंदर, तो ही आप GSTR 1 उस केस में आप फाइल कर सकते हो। तो ये इस केस में 88D के अंदर आपके बताता है। तो मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंस इन ITC अवेल इन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ ITC एंड दैट अवेल इन द रिटर्न इन द प्रेस्क्राइब्ड, ये इस केस में आपके कवर कर रहा है। अब इसके बाद ये आपके आता है भैया तो आप पे कर दो या उसका एक्सप्रेशन लगा दो विद इन द 7 डेज में, तो ऐसे केस में आप इसमें अवेल हो जाओगे। Such registered person shall, upon receipt of said intimation, pay an amount equal to excess ITC as specified intimation, fully or partial, along with interest payable, throughout the prescribed form, furnishing detail in electronically on the common portal, furnishing a reply electronically on the common portal, incorporating reason in respect of the amount of excess ITC that has still remaining to be paid within the 7 days. Not paid or not reply expression where any amount is specified in the intimation remaining to be paid within the 7 days period, where no expression reason to furnished by the registered person in default, whether expression reason furnished by such person is not found to be accepted या एक्सेप्ट नहीं किया है proper officer, the said amount shall be liable to be demanded in accordance with the provision of section 73 और या फिर सेक्शन 74। सेक्शन 73 विदाउट इंटेंशन ऑफ फ्रॉड और सेक्शन 74 इंटेंशन ऑफ फ्रॉड। यानी आपके सेक्शन 73 के अंदर तो क्या बताता है कि हमने शॉर्ट पेमेंट किया, नॉन पेमेंट किया, एक्सेस ITC क्लेम किया, एक्सेस रिफंड क्लेम किया, लेकिन हमारा इंटेंशन नहीं था फ्रॉड करने का। सेक्शन 74 क्या बताता है कि हमने शॉर्ट पेमेंट किया, नॉन पेमेंट किया, एक्सेस ITC क्लेम किया, एक्सेस रिफंड क्लेम किया, लेकिन मेरा इंटेंशन फ्रॉड करने का था, तो सेक्शन 74 लगता है। तो ये स्टूडेंट हमारे इस केस में बताता है। और स्टूडेंट इस तरह से आपके यहाँ पर मैंने कंप्लीट आपका स्टैट्यूटरी अपडेट कंप्लीट करा दिया है। जो भी आपके इंस्टीट्यूट ने नया पोर्टल पे स्टैट्यूटरी अपडेट डाला है जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के लिए, वो मैंने स्टूडेंट आपका कंप्लीट कर लिया गया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।